अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सबको BFA यूनिवर्स में खुश आमदीद। आज जैसा कि आपको पता है कि हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स का पासिंग फार्मूला या पासिंग पैकेज पे बात कर रहे हैं, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन रखे हैं कि अगर हम ये 50 क्वेश्चन कर लें और 25 डेफिनेशंस अगर कोई स्टूडेंट्स इनको कर लेता है तो फिर हम ये कह रहे हैं कि वो फ़ेल एटलीस्ट नहीं होगा, बल्कि वो अच्छे खासे नंबर हासिल कर सकता है। प्रीवियस लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने 1 से लेकर 5 तक सवाल हल कर लिए हैं और इस लेक्चर में हम अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जाएंगे। इसी तरह हम 5-5 क्वेश्चन, जो ये एक्चुअली ये हर क्वेश्चन एक कैटेगरी है, तो हम 5 कैटेगरीज आज समझेंगे और हर कैटेगरी के हम 2-3 सवाल कर लिया करते हैं ताकि हमें वो कैटेगरी पक्की हो जाए। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पिछला लेक्चर भी था। उसकी वजह ये है कि चूँकि आप लोगों को ये क्वेश्चन, ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं करवा रहा हूँ कि आपको मैथ नहीं आती, तो इसलिए मैं बड़ा आराम से एक एक स्टेप को तफसीलन बयान करता हूँ। तो इसलिए लेक्चर की लेंथ पे आपने नहीं घबराना। लेक्चर 40 मिनट का हो सकता है, 45 का हो सकता है, डजन मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मेन बात यह है कि आपको समझ आनी चाहिए, इसलिए आप बड़े क्या कहते हैं, सुकून से आप अपना लेक्चर सुने और आप इसको समझने की कोशिश करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ना, जो हमारी क्वेश्चन नंबर 6 है और 7 है, इन दोनों सवालों की जो कैटेगरी है ये कालब की ज़रब की कैटेगरी है कि हमने असल में ये सीखना है कि दो कालबों की ज़रब कैसे होती है। यहाँ हम कोई बड़ी ज़रब तो नहीं करने जा रहे, हम बिल्कुल छोटी छोटी ज़रब जो शॉर्ट क्वेश्चन में आती है हम उसको सीखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बड़ा सवाल ज़रब करने का तरीका हम समझ लेंगे और फिर हम इन छोटे छोटे सवालों को हल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने ये 2 कालब हैं जिसमें से एक की कीमत है 1, 2, 3 एंड 4 और ये एक और कालब है जिसकी कीमत है, मैं कहता हूँ 3 है, 5 है, 2 है एंड 3 है वंस अगेन। इन 2 कालबों को आपस में ज़रब देनी है हमने। अब हमें सिर्फ ये मेथड समझना है कि कालब की ज़रब होती कैसे है। देखें, कालब की ज़रब जमा और सिंपल ज़रब से मुख्तलिफ है। जमा तो इस तरह होती थी, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, लेकिन कालब की ज़रब इस तरह नहीं होती। कालब की ज़रब का बाकायदा एक स्पेशल मेथड है जिसको समझना पड़ता है। अब ये मेथड क्या है, ज़रा आप अंडरस्टैंड करें। मेथड ये है कि आपने जो पहले कालब की पहली कतार है इसको दूसरे कालब के पहले कॉलम से ज़रब देनी होती है, यानी इस कतार को यहाँ से ऐसे नीचे लेकर आना होता है। आप यूँ कहिए कि ये एक ट्रेन की सूरत में ये 1, 2 यहाँ से चलेगा और यहाँ से नीचे उतर जाएगा। जब ये 1, 2 ऐसे चलता हुआ नीचे आएगा तो ये देखें 1, 2 ऐसे चल रहा है, 1, 2, 2 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर रह जाएगा। आप यूँ समझिए कि ये वाला 1, 2 जब यहाँ नीचे आएगा तो 1 यहाँ रहा और 2 यहाँ पहुँच गया। तो इस तरह फिर हम कहते हैं कि अब ये जो आमने सामने आए हैं ये आपस में ज़रब होंगे, ये दोनों आपस में ज़रब होंगे और बाद में हम इन दोनों को जमा करके फर्स्ट पोजीशन पे रख देंगे और फिर ये कतार यहाँ से चलेगी और ये अगले कॉलम के नीचे उतर जाएगी। जब ये यहाँ उतरेगी तो 1 ऊपर होगा और 2 नीचे पहुँच चुका होगा, तो मतलब 1 5 से मल्टीप्लाई होगा और जो 2 होगा वो 3 से ज़रब होगा और इनको भी हम जमा करके, चूँकि अब ये दूसरा कॉलम होगा तो हम यहाँ दूसरी जगह पर इसको लाकर रख देंगे। ये हमारा मेथड होता है। अब आपने अंडरस्टैंड करना है मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या करने लगा हूँ। बस आपको मल्टीप्लिकेशन की समझ आ गई तो फिर ये सारे सवाल बड़ी आसानी से हल होंगे। तरीका एक बार फिर देख लें। पहली कतार को इस पहले कॉलम के साथ ज़रब देना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह कि ये कतार यहाँ से आती हुई इधर नीचे उतर गई। जब ये नीचे उतर गई तो 1, जब यहाँ से नीचे उतरी 1 3 से ज़रब हो गया, 2 2 से ज़रब हो गया, यानी 1 3 3 और 2 2 4, क्योंकि ये यहाँ नीचे उतर चुकी है। तो देखें 1 3 3, बीच वाली जमा और आगे 2 नीचे उतर कर यहाँ आ चुका है 2 2 4। इस तरह ये पहली पोजीशन होती है। अब ये आगे गई, यहाँ उतरी, 1 ऊपर 2 नीचे, 1 5 5, हम भी आगे आ जाते हैं, जमा और 2 3 6। ये 1 2 जब नीचे उतरा था तो 1 5 5, 2 3 6 हो गया। जब आगे ख़त्म हो गया, आगे कुछ नहीं है, तो हम भी वापस आ जाते हैं। अब आपने फिर इस दूसरी कतार को पकड़ लेना है। इसकी ट्रेन भी उसी तरह यहाँ भी उतरेगी और फिर वहाँ भी उतरेगी, यूँ आप कह सकते हैं। ये 3 4 3 4 यहाँ से आता हुआ जब नीचे आएगा तो 3 4 3 4 4 नीचे 3 ऊपर,
3 3 से ज़रब खा जाएगा, 4 2 से ज़रब खा जाएगा, 3 3 9 बन जाएगा, बीच में जमा और 4 2 8। अब हमें यहीं से भी पता चल जाता है कि जब अब इसकी बारी उसके साथ है तो इसका पहला, ये जब ट्रेन वहाँ से नीचे उतरती है तो पहला पहले से होता है, दूसरा दूसरे से ज़रब खा जाता है। तो यानी कि 3 5 15 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। बस ये मेथड होता है। तो आगे तो अगला स्टेप तो आसान होता है, क्योंकि अगले स्टेप में तो 4 जमा 3 7 हो गया, 6 जमा 5 11 हो गया, 8 और 9 17 हो गया, और 12 और 15 27 हो गया। जो भी जवाब आए वो तो हम लिख लेते हैं। खैर, लेकिन मेन स्टेप जो पहला है वो ये ज़हन में रखना पड़ता है कि पहली कतार पहले कॉलम के साथ, यानी पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, पहली जगह पर। फिर पहली कतार दूसरे कॉलम के साथ, यानी उसका पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, दूसरी जगह पर। पहली कतार का जब उन सारों से हिसाब क्लियर हो जाए तो फिर नीचे वाली कतार पे आ जाना, निचले स्टेप पे आ जाना। तो इस तरह ये सवाल हमने हल करने हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो उम्मीद है आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो एक सवाल पेपर में आता रहता है, वो फिर आपने जो भी है वो छोटा सा सवाल होता है, तो फिर आपने बड़ी आसानी से कर लेना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ए दिया गया है, बी दिया गया है, आपको कहता है ए बी मालूम करें। ए बी का मतलब ये है ए ज़रब बी, आप बराबर लगाएं। ए ज़रब बी का यही मतलब है कि पहले आपने ए की रकम लिखनी है और बाद में आपने बी की रकम लिखनी है। 3 0 -1 2, ये मेरे पास ए की रकम थी, और आगे बी की रकम ये पड़ी हुई है 6 5। जिस तरह रकम है उसी तरह लिखते हैं, बराबर का निशान। अब ये देखें वही तरीका जो पहले इख्तियार किया हमने। ये 3 0 इधर नीचे ज़रब खाएगा, तो इसका तो स्टेप भी एक है। 3 0 जब इससे मल्टीप्लाई होने लगेगा तो हम देखते हैं कि 3 0 जब इधर आएगा, 3 ऊपर 0 नीचे, यानी 3 6 18 बनेगा। नीचे जाने से पहले बीच में जमा लगेगी और 0 ज़रब 5 0 हो जाएगा। अब इसकी बारी, आगे तो है कोई ना कॉलम, इसका मतलब हम नीचे आ जाते हैं, तो इधर भी नीचे आ जाना है। अब इसकी बारी है इसके साथ, ये भी वहाँ से नीचे उतरेगा, तो -1 6 से, 2 5 से, 6 1 6 और 2 5 10। ये अब देखें, अब तो जमा करना है। 18 जमा 0 ऊपर 18 रह गया, नीचे नफ़ी 6 जमा के 10 हैं, तो जमा के बच गए 4। ये हमने जवाब निकाल लिया। आप ब्रेक लगाएं इसको और अपने रजिस्टर पे ये सवाल एक बार करें। अब ज़बानी करें एक बार, ताकि आपके क्या हाथ चिढ़ता है ये सवाल या नहीं चिढ़ता, आपको समझ आई या नहीं आई। अगर आपको समझ आ गई तो फिर आप अगले सवाल पे चलें। ओके, अब इस सवाल की जाने बढ़ते हैं। इसको देखें, यहाँ कहता है इनका ज़रबी हासिल मालूम करें, कि पेपर में इसी तरह सवाल आता है। अब ज़रबी हासिल का मतलब है इन दोनों की ज़रब करनी है। तो इन दोनों की ज़रब कैसे करते हैं, यहाँ मैं पहले बराबर लगा देता हूँ और लिख देता हूँ 1 2, और इधर हो गया 4 0। अब इन दोनों की हम ज़रब करते हैं। अब ये बड़ा आसान सवाल है। आसान इस लिहाज से है कि इसकी सिर्फ एक कतार और एक कॉलम है, यानी ये एक ही इस एक से ज़रब खाएगा और जमा लगकर एक ही जगह जवाब आ जाएगा, दैट्स एंड हो जाएगा। ये वाला जब यहाँ से चल के इधर जाएगा तो 1 2, 1 ऊपर रहेगा, 2 नीचे रहेगा। 1 4 से ज़रब खाएगा और 2 0 से ज़रब खाएगा, यानी कि 1 4 4 जमा 2 0 0। तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ब्रैकेट में बंद नहीं करते, इस वजह से भी जवाब गलत हो जाता है। ये याद रखना है, कॉलम का कोई भी सवाल हो उसका जवाब हमेशा वो ब्रैकेटों में रहना है। तो 4 जमा 0 का जवाब कितना आया, 4 आया। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह के अगले सवाल हैं, सारे हैं बड़े इजी, लेकिन करने बड़े ध्यान से हैं आपने। अगला सवाल देखें, ये सवाल है 1 2। अब ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। अब देखें, ये भी उसी तरह है। ये कतार इस कॉलम से मल्टीप्लाई होनी है, यानी कि यहाँ से जाते हुए इधर नीचे आना है ना, ऐसे जाते हुए ऐसे, 1 ऊपर 2 नीचे। 1 5 से ज़रब खा जाएगा, बीच में जमा होनी है। जमा लगाने से पहले आगे मनफी है, तो 2 4 8। देखें 1 5 से, 2 नीचे 8 से, तो 2 4 8 नफ़ी का 8 है। मैं डायरेक्ट नफ़ी का 8 लगा देता हूँ, क्योंकि जमा लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 5 जमा के हैं, माइनस के 8 हैं, तो बाकी माइनस के बच जाएंगे 3। इस तरह ब्रैकेट में बंद करके रखना है। ये आंसर आ गया। छोटा सा सवाल है, लेकिन पेपर में इसी तरह का सवाल आता है कि ज़रबी हासिल मालूम करें। अब इस सवाल को देखें, 3 0 की ज़रब होने जा रही है 4 0 के साथ। तो 3 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0,
यानी फिर वही सवाल सादा है, एक कतार एक कॉलम, जस्ट एक ही जगह पे जवाब आना है। ये वाला इधर पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, -3 × 4 3 4 12 हो गया, और 0 0 से ज़रब खाएगा जमा 0, तो -12 जमा का 0, बाकी बचता है -12। ये बहुत आसान सवाल है, यानी ये 3 0 यहाँ से ऐसे नीचे हो रहा है ना इस तरह, तो 3 4 से 0 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है बस, तो बीच में जमा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, वो भी कहता है ज़रबी हासिल मालूम करें। ज़रबी हासिल का मतलब है कि आपने इन दोनों की आपस में देनी है ज़रब, मल्टीप्लाई करना है इनको आपस में, 4 0। तो अब देखें ये इक्वल का निशान लगा। सेम क्वेश्चन सिंगल रकम वाला है, पहली रकम इसके साथ 6 0 यहाँ से नीचे आया, 6 ऊपर 0 नीचे, यानी 6 4 24 और 0 ज़रब 0, तो 6 4 24। ये पहली कतार पहला कॉलम है, बीच में जमा ज़रूर लगनी है, जमा, और अब फिर दूसरा दूसरे के साथ 0, तो 24 जमा 0 का जवाब आ गया 24। ये छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत अहम क्वेश्चन हैं, इनके पेपर में आने के बहुत चांस होते हैं। इनको ज़रा ध्यान से एक बार कर लें ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अब देखें एक बड़ा क्वेश्चन है, ये दो थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं जिनकी मैं प्रैक्टिस करवाने लगा हूँ ताकि आपको सही इसकी प्रैक्टिस हो जाए ज़रब की, और फिर हम आगे बढ़ जाएँ। अब ये सवाल है, इन दोनों का भी ज़रबी हासिल मालूम करना है, यानी इनकी ज़रब करनी है। रकम किस तरह लिखी हुई है, 1 2 -3 0 6 -1, और इधर ये है। अब इसको ज़रब करने का मतलब ये है कि आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो पहली कतार पहले कॉलम के साथ बीच में जमा लगेगी, फिर ये दूसरे के साथ, तो किस तरह देखें, 1 2 इधर नीचे आएगा, 1 2 नीचे आएगा, 1 4 से 2 0 से दरमियान में जमा, 1 2 नीचे आ रहा है, 1 4 से 1 4 4 बीच में जमा, इस तरह साथ लिखनी है, और 2 0 0, तो ये पहली कतार पहला कॉलम क्लियर हो गया। अब आपने बढ़ जाना है आगे, तो इधर आ जाना है आगे, फिर उसी तरह नीचे आएंगे, 1 5 5 2 4 8 1 5 5, जमा लगानी थी लेकिन इसकी अलामत पहले ही माइनस में मौजूद है, इसलिए 2 4 8 इसी की लगा लें। अब देखें इसका हिसाब इससे भी क्लियर हुआ और इसका हिसाब इससे भी क्लियर हुआ। अब आप नीचे आ जाएं दूसरी कतार पे, तो हम भी इधर आ जाएंगे। ये -3 0 का इसके साथ, ये -3 0 यहाँ से इधर नीचे आ रहा है, इस तरह नीचे, तो 3 4 से 0 0 से, 3 4 12 माइनस का बनेगा, आगे जमा 0 ज़रब 0, वो तो 0 ही रहेगा। अब इसकी बारी इसके साथ, ये यहाँ से इधर अगले के साथ, 3 5 15 हो जाएगा, और 0 4 0 हो जाएगा, माइनस का 15 जमा का 0। अब हम आते हैं लास्ट कतार की जानिब। अब लास्ट रो जो है हमारी 6 -1 है, ये भी उसी तरह पहले के साथ फिर दूसरे के साथ। जब पहले से ज़रब खाने लगेगी तो 6 -1 नीचे, 6 4 24 -0, तो चाहे जमा लगा लूँ 0 ही बने क्योंकि 1 0 0 होना है। अब इसकी बारी उसके साथ, पहला पहले से दूसरा दूसरे से, 6 5 30, और -1 -4 से ज़रब खाएगा तो 1 4 4 जमा का 4। ये मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। यानी ये तरीका है मेन कि आप एक कतार को पकड़ते हैं पहले के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर दूसरे को पकड़ के पहले के साथ, फिर दूसरे के साथ। और अब अगला स्टेप तो आसान होता है क्योंकि अगले स्टेप पे तो आपने जस्ट इसका आंसर लिखना है। 4 जमा 0 4 आता है, जमा के 5 है, माइनस के 8 है, माइनस के 3 बचते हैं, ये वैसे ही माइनस का 12 रह जाएगा, और ये माइनस का 15 रह जाएगा। अलबत्ता यहाँ पे जमा का 24 होगा, और यहाँ पे 30 जमा 4 34 बन जाएगा। इस तरह इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो ये आसान सवाल है, बड़ी आसानी से हल हो सकता है, आपने बड़े ध्यान से करना है। अब ये ज़रब का आखिरी क्वेश्चन देखें। यहाँ ज़रब है एक, लेकिन सिफर से मल्टीप्लाई है, आसान तरीन है। -1 2 जब इन दोनों से ज़रब खाएगा तो देखें यहाँ से नीचे आएगा ना, -1 0 से 0 हो जाएगा, 2 0 से ज़रब खाएगा ये भी 0 हो जाएगा। ये जब अगली रकम से आएगा -1 फिर 0 से, 2 इस 0 से, वो फिर दोनों 0 हो जाएंगे। नीचे इसकी बारी शुरू होगी, नीचे आ जाते हैं, 1 3 इधर आएगा, 1 3 1 0 3 0, यानी ये फिर 0 0, और फिर 1 3 जब इनसे ज़रब होगा तो 1 0 3 0, यानी फिर 0 0। तो ये फाइनली हमारे पास जब हम किसी कालब को 0 0 से ज़रब दें तो जवाब हमेशा 0 0 ही आता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन में हमने एक नया काम करना है या नई चीज़ सीखनी है, और वो है मक्ता।
ए का मक्ता मालूम करें। इसको इस तरह मॉड भी कहा जाता है, 2 लाइनों से ज़ाहिर किया जाता है। किसी भी कालब को, कोई आपको एक कालब दिया गया है और आपको कहा गया कि उसका मॉड मालूम करें, तो जब भी आपने उसका मॉड मालूम करना है ना किसी कॉलम का, एक तो इसके गिर्द आपने लगानी है 2 लाइनें और इस तरह 2 लाइनें लगानी हैं। और फिर तरीका ये है कि पहले आपने ये वाला जो आपका डायगोनल है ना, इसको वितर भी कहते हैं, ये वाला, इन दो की आपस में इस साइड से पहले वाला, इन दो को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है और ये बन रहा है 3 4 12 बन गया। फिर आपने एक अपनी तरफ से बीच में लगानी है माइनस लगाने के बाद फिर आपने इन दो को ज़रब देनी है, तो इन दो का जो जवाब आएगा 2 1 2 आ गया, वो आपने यहाँ लिखना है और अल्टीमेटली आपने जवाब लिख देना है कि आपका जवाब क्या आता है। 12 में से 2 गए तो 10 आता है। तरीका मक्ते का ये है कि इस तरफ वाला जो वितर है इनकी ज़रब पहले होनी है और इस तरफ वालों की बाद में होनी है। 3 4 12 हुआ और उधर 2 1 2 हुआ, तो यूँ 12 में से 2 गए तो बाकी 10 जवाब आपका आ गया। यानी इस तरह सिंपली आपका सवाल होता है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, कहता है अगर ए ये हो तो ए का मक्ता मालूम करें। 2 लाइनें भी लिख देगा, यानी ए मॉड मालूम करें, ए मक्ता मालूम करें, जैसे भी वो कह दे। मैं इस क्वेश्चन को पहले लिखता हूँ, ए इज़ इक्वल टू, पहले उसी तरह रकम लिख लेनी है आपने। इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, आपने यहाँ इम्प्लाइज़ का निशान देना है और आपने कहना है अब मैं ए का मक्ता निकालने जा रहा हूँ। इधर आपने 2 लाइनें लगानी हैं, तो इधर भी आपने अब 2 लाइनें लगा देनी हैं। ये आपने इम्पोर्टेंट ख्याल रखना है, आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि अब हम मक्ता निकालने जा रहे हैं, 2 लाइनें लग गई। 2 लाइनें लगाने के बाद अब आपने वो काम करना है कि इसकी पहले इसकी बाद में ज़रब, यानी इसकी पहले ज़रब 1 0 0, दरमियान में हमारा माइनस, और फिर इसकी ज़रब 2 1 2, तो जमा का 0 माइनस का 2 तो माइनस का 2 जवाब आ गया। ये हमने इसका मक्ता निकाल लिया। आपके सामने एक और क्वेश्चन है, आपको बी दिया हुआ है, b इज़ इक्वल टू 1 3 2 -2। आपको चूँकि मक्ता कहा गया है तो आपने यहाँ 2 लाइनें लगानी हैं, इधर भी 2 लाइनें इस तरह। और अब देखें, अब आपने क्या करना है, इस साइड ये इन 2 की पहले ज़रब होनी है, 2 1 2 माइनस का 2, क्योंकि ये माइनस का है वो जमा का है, अपनी तरफ से माइनस लगा लें और अब इन 2 को ज़रब दें, 3 2 6। अब चूँकि ये दोनों ही माइनस के हो गए, -2 -6, माइनस के कितने बन गए, 8 बन गए, तो ये हमारे पास बी का मक्ता आ गया। अगला क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में भी उसी तरह है कि ए दिया हुआ है, कहता है ए का मक्ता मालूम करें। तो आपको जब ए दिया गया है तो आपको दिस सिंपलाई जो ए का मॉड है वो बराबर होगा, इधर भी मॉड लगाना पड़ेगा, 3 2 3 2। तो अब जवाब क्या आएगा, इन 2 की पहले ज़रब होनी है, 3 2 6, बीच में माइनस, और इन 2 की अब 3 2 6, 6 में से 6 गए तो जवाब आ गया 0। नीचे वाला सवाल भी उसी तरह है, डी दिया हुआ है, डी मॉड मालूम करें। दिस सिंपलाई जो डी मॉड होगा वो इक्वल होगा, इधर भी 2 लाइनें लगा लूँ और ये रकम लिख लें, 3 2 1 4 लिख लिया। अगला स्टेप बहुत इजी है, पहले इनकी ज़रब करनी है, 4 3 12, अपनी तरफ से माइनस, अब इन 2 की ज़रब 2 1 2, 12 में से 2 गए तो जवाब आ गया 10। ये डी मॉड का जवाब आ गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ से आगे ना जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी यही है, मक्ता ही निकालना है हमने, लेकिन सिर्फ एक बात करनी है कि अगर आपके मक्ते का जवाब आ जाए 0, जैसा कि इस सवाल में आप देखें कि आपका जवाब आया 0, तो फिर वो कालब कहलाता है नादिर कालब। और अगर आपके मक्ते का जवाब 0 नहीं आता, 0 के अलावा कुछ और आ जाता है, तो उसको गैर नादिर कालब कहते हैं। जैसा कि इस सवाल का जवाब 10 आया था तो ये गैर नादिर कालब है, क्योंकि इसका जवाब 0 नहीं आया। ऊपर वाले का 0 था तो वो नादिर है, इसका 10 आ गया, 0 तो नहीं ना आया, ये गैर नादिर कालब है। तो आपसे अब क्वेश्चन होता है कि अगर ए ये हो तो साबित करें ए नादिर कालब है, यानी सिर्फ आपने उसे मक्ता निकाल कर दिखाना है कि इसका मक्ता 0 आता है, और चूँकि मक्ता 0 है लिहाजा ये एक नादिर कालब है। तो अब सवाल कैसे हल करेंगे,
आपको ए दिया हुआ है, साबित करें नादिर है, आप ए का मक्ता निकालें। आप लिख लें, पहले ए लिख लें, 3624। दिस इम्प्लाई ए मॉड इज इक्वल टू 3624। अब देखें ज़रा, इधर मल्टीप्लाई पहले होना है, 4 3 12, अपनी तरफ से माइनस, इधर मल्टीप्लाई अब होना है 6 2 12। अब इसका जवाब क्या आया, 12 - 12 0 आ गया। तो चूँकि ए का मक्ता 0 आ गया है तो साबित हुआ। आप बेशक यहाँ लिख दें एक लाइन तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा आपको, चूँकि जो ए था, ए का मक्ता 0 है, लिहाजा हम कहते हैं कि ए नादिर कालब है। दैट्स इट। आपसे फिर क्वेश्चन है कि अगर बी ये हो तो साबित करें बी गैर नादिर है। यानी कि अब उसके कहने का मकसद है कि ये बी गैर नादिर है, मतलब इसके मक्ते का जवाब 0 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास बी दिया हुआ है 4132। हम इसका निकालते हैं मक्ता। इसका मक्ते का मतलब है 2 लाइनें लगाऊंगा, 4132। अब जवाब निकालूंगा, ये 2 पहले ज़रब होंगे, 4 2 8, अपनी तरफ से माइनस लगेगी, इन 2 की अब ज़रब होगी, 3 1 3, 8 में से 3 गया, जवाब आया 5। तो ये वाक़या ही गैर नादिर कालब है। आपने कहना है चूँकि सवाल का नाम बी है ना, अब आपको चूँकि बी का मॉड 0 नहीं आया, ये बराबर लगा कि ऊपर एक लाइन का मतलब होता है 0 नहीं आया, कुछ और आ गया है। चूँकि बी का मॉड 0 नहीं है, लिहाजा हम कहते हैं बी एक गैर नादिर कालब है। इस तरह आपने लिखना है सवाल। आपके सामने एक और क्वेश्चन है, सी दिया हुआ है, साबित करना है सी भी गैर नादिर है। आप पहले लिख लें, सी बराबर है, दिस इम्प्लाई सी मॉड इज इक्वल टू, 2 लाइनें लगाऊंगा, 7 - 9 3 5। इसका जवाब निकालूंगा, इन 2 की पहले तरफ 7 5 35, अपनी तरफ से माइनस लगाऊंगा, इन 2 को ज़रब दूंगा, 3 9 27। अच्छा, ये भी माइनस में बनेंगे क्योंकि ये जमा है वो माइनस है। एक माइनस मैंने लगाई, एक माइनस इनकी आएगी, 3 9 27 माइनस का 27। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लें माइनस का 27। तो अब ये होगा कि ये 35, ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर जमा हो जाएगा, जमा का 27। इसका जब अब जो जवाब आएगा ये आ जाएगा 62। 35 और 27 को जमा करूं तो फिर मेरे पास 62 आता है। ये भी 0 नहीं आया, तो आप यहाँ आप लिखें दोबारा से, चूँकि सी का मक्ता 0 नहीं है, क्योंकि ये 0 तो नहीं है ना, तो हम कह सकते हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो सी है, सी गैर नादिर कालब है। ये हम कह सकते हैं कि सी ये गैर नादिर कालब है। सवाल को आपने बेहतरीन करके करना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस मक्ते का, कहता है अगर डी ये हो तो साबित करें डी नादिर है। यानी कि फिर पक्की बात है कि इसके मक्ते का जवाब 0 आने वाला है, तभी ये नादिर बना हुआ है। हम हल करके देख लेते हैं। हमें डी दिया गया है 5 - 10 -2 एंड 4। हमें कहा गया है कि ये साबित करें कि ये नादिर है, मतलब हमने जो मक्ता निकालना है, जवाब 0 आएगा, हमें पता है क्योंकि उसने ख़ुद कहा है कि ये नादिर है। पहले मैं रकमें लिख रहा हूँ जैसे हैं। अब मैं इनका मक्ता लेने लगा हूँ, इनकी आपस में ज़रब होती है, हमें पता है 20। अपनी तरफ से हम माइनस लगाया करते हैं और फिर इनकी ज़रब होती है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, माइनस माइनस जमा, और 10 2 20। 20 में से 20 गया तो बाकी बचा 0। तो ये वाकई ही नादिर है। आप यहाँ ये लाइन लिख लो, चूँकि डी मॉड इज़ इक्वल टू 0। पहले मैं इक्वल नॉट इक्वल लगा रहा था, ऊपर लाइन लगा देता था, अब इक्वल टू 0 है, लिहाजा अब हम कह सकते हैं कि जो डी है, हम कह सकते हैं डी एक
नादिर का लब है, हम ये कह सकते हैं। तो इस तरह ये मक्ते वाले सवाल थे, बहुत आसान थे। आपसे मक्ता पूछा जा सकता है या आपको इस तरह सवाल कहा जा सकता है कि अगर ये हो तो साबित करें ये नादिर है, ये गैर नादिर है। तो फिर आपने उसका मक्ता निकाल कर ही आपने बता देना है। अगर जवाब ज़ीरो आए तो वो नादिर होता है, जवाब ज़ीरो के अलावा कुछ और आए तो वो गैर नादिर होता है। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू मशक, जो आधा मशक है उसमें से एक क्वेश्चन उठाया गया है, क्योंकि ये भी अक्सर बेशतर पेपर में आता रहता है। तो आप ज़रा इस सवाल को देखें कि इस सवाल को मैं कैसे हल करने जा रहा हूँ, किस तरह ये हल होता है। एक रकम दी गई है कि कहता है अगर ये वाली रकम बराबर है इस रकम के तो फिर ए और बी मालूम करें। यानी उसने अंदर ए बी और बी इस्तेमाल कर लिया है और हमें कह रहा है कि आप इस ए बी की कीमत निकालें। देखें, आपने करना ये है, इस तरह के सवाल में जब दो रकमें, दो कॉलम बराबर दे दिए जाएं और आपको कहा जाए कि ए बी की कीमत मालूम करें, तो जस्ट आपने एक काम करना है। आपने कहना है कि चूँकि ये बराबर हैं तो फिर पहला पहले के बराबर होना चाहिए, दूसरा दूसरे के बराबर होना चाहिए, तीसरा तीसरे के और चौथा चौथे के। इसलिए ए पहले में मौजूद है ना, तो फिर मैं यहाँ लिख दूँगा पहले वाला पहले के बराबर, डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ए जमा 3 बराबर है पहले वाला उसके पहले वाले के बराबर मैं लिख दूँगा -3 के। तो यहाँ से अब मैं ए का जवाब निकालूँगा। इसका मतलब ये होगा कि जो ए है उधर वाला -3, ये जमा 3 बराबर के उस तरफ ले जाना है। जब ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये उधर जाकर -3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो ए होगा ये बराबर हो जाएगा -3 -6 के। आपका एक जवाब आ जाएगा। और इसी तरह आपने फिर ये जो एंड पे जहाँ b-1 दिया हुआ है, ये आखिर पे दिया हुआ है ना, इसको आपने आखिरी के बराबर कह देना है। यहाँ बेशक लिख लें एक लफ्ज़। इसी तरह ये जो लास्ट वाला है b-1, इसको बराबर आपने कह देना है उस लास्ट वाले के। तो दिस सिंप्लाई आपका जो b का जवाब होगा 2, ये -1 यहाँ से उस तरफ ले जाएं, उधर जाकर जमा 1 हो गया, यानी कि आपका जो b है वो बराबर हो गया 3 के। तो ये आपने दोनों जवाब निकाल लिए सिंपली। उसने दो कॉलम चूँकि बराबर रखे हैं तो पहला पहले के बराबर होना था, a जमा 3 उसके बराबर हुआ और b-1 लास्ट वाले के बराबर हुआ। वहाँ से मैंने a का जवाब निकाल लिया, यहाँ से मैंने b का जवाब निकाल लिया। इसी तरह का एक और सवाल है जो इसी से मिलता है, वो भी मैंने साथ अटैच किया है ताकि आपको इसकी सही अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अगर इस तरह ए बी का सवाल भी आए तो आप हल कर सको, आपके लिए परेशानी ना रहे। अब की बात जो क्वेश्चन है, कहता है कॉलम x मालूम करें, पूरा हमें कह रहा है x मालूम करें जब ये वाला जमा ये इसके बराबर हो। इसका मतलब इस तरफ दो रकमें हैं, इन दोनों को मिला के कहता है उसके बराबर है। तो आपने करना ये है, आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने x निकालना है ना। आपको x का कहा है और x तो इधर बाहर पड़ा हुआ, कॉलम के अंदर तो नहीं ना। आप x को इधर ही पड़ा रहने दें, बराबर लगाएं, बराबर के उस तरफ जो रकम है उसको वैसे ही लिख लें। और ये जो पूरा कॉलम आपका पड़ा है इसको यहाँ से उठाकर इधर ले जाएं। इधर चूँकि इसके बाहर जमा है, इधर आकर माइनस लग जाएगी और वो पूरा कॉलम उसी तरह आएगा 2 1 3 -3। तो यानी आपका एक तरह से ना अब ये तफरीक का सवाल बन गया। तफरीक का पहले आपने कोई सवाल नहीं किया, जमा वाले किए थे, अब आपको तफरीक के सवाल की भी समझ आ जाएगी। जमा तफरीक तो सेम होती है, पहले वाले में से पहला तफरीक करना होता है, दूसरे में दूसरा। अब देखें पहले में से पहला तफरीक होगा 4 माइनस लगाऊंगा और आगे 2 लगाऊंगा। इसी तरह दूसरे में से दूसरा तफरीक होगा, दूसरा है -2, दरमियान वाली माइनस और वो 1 लगाऊंगा। अब तीसरा -1, इसमें से माइनस करना है मुझे इसको, तीसरे में से तीसरा। चौथा -2, दरमियान वाली माइनस लगाऊंगा और आगे उसके भी माइनस है तो उसको ब्रैकेट दे लेता हूँ और इस तरह बंद कर देता हूँ। अब 2 माइनस आगे ने, एक -2 -3। तो अब देखें ज़रा, पहले वाला तो आसान हो गया, जमा का 4 है, माइनस का 2 है, जमा के 2 बच गए। ये दोनों ही माइनस के हैं, माइनस के 3 हो गए। ज़रब नहीं करना, माइनस माइनस जमा नहीं कर देना, आपने ख्याल रखिएगा। यहाँ ज़रब नहीं हो रही, ज़रब हो तो फिर माइनस माइनस जमा होते हैं। ये -2 -1 इकट्ठे करने हैं, ये भी इकट्ठे करने हैं, ये माइनस के 4 हो गए। अलबत्ता यहाँ एक स्टेप अभी करने वाला है और वो स्टेप ये है कि माइनस का 2 और यहाँ ज़रब है माइनस की, क्योंकि ये माइनस और वो माइनस, इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट है। जब दो अलामतों के दरमियान ब्रैकेट आ जाए इसका मतलब ज़रब होता है। तो अब माइनस माइनस यहाँ जमा होगा,
ये जमा का 3। अब ये एक स्टेप हमें और करना पड़ेगा, +2 -3 -4 प्लस का 1। यूँ हमने इस x का जवाब भी निकाल लिया जो उसने हमें कहा था। तो आज हमने अपने इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक की हैं। ज़रब हमने एक्चुअली सीखी है, मक्ता सीखा है, और फिर ये ए बी और नादिर और गैर नादिर कालब के बारे में हमने पढ़ा। आपने वंस अगेन ये क्वेश्चन अपने रजिस्टर पे नोट करने हैं, इनको 2 बार सुन लें, 3 बार सुन लें, इसको आप क्लियर करें ताकि फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 से 15 पे पहुँचें, और इसी तरह 5-5 करते हुए हम 50 क्वेश्चनों पे पहुँचेंगे और फिर डेफिनेशन करेंगे। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।